ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे। सर स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर से। सो व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स क्या होते हैं? आपने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा है ना। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स में आपने पढ़ा था कि कोई भी नंबर जिसे आप p बाई क्यू की फॉर्मेट में लिख सके, जहाँ p और q को प्राइम होते हैं और q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। इस कंडीशन को सेटिस्फाई अगर कोई नंबर कर रहा है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, यानी जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। इसी तरह आपने इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा है। आपने छोटी क्लासेस में फ्रैक्शंस पढ़े हैं, होल नंबर्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स काउंटिंग 1 2 3 4 पढ़ी है। ये सब के सब रियल नंबर्स के ही पार्ट होते हैं। आओ इसे एक चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। रियल नंबर्स देखो, रियल नंबर्स में हम रैशनल नंबर्स को इंक्लूड करते हैं जिन्हें क्यू से डिनोट किया जाता है। इसी तरह रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स आते हैं जिसे हम क्यू नेगेटिव से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर के लिए ज़रूरी है कंडीशन का सेटिस्फाई होना कि नंबर शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q शुड बी को प्राइम एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। रैशनल नंबर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं फ्रैक्शंस में, जो हमने छोटी क्लासेस में सीखे थे। फ्रैक्शंस वो नंबर्स होते हैं जो होल नंबर्स नहीं होते, जैसे 1/2, 2/4, 3/5, ये फ्रैक्शंस हैं। इसी तरह से इंटीजर्स होते हैं जिन्हें आप z से डिनोट करते हो। इंटीजर्स में हम पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर दोनों ही इंक्लूड करते हैं। तो जब आप 0 1 2 3 4 अप टू n+ तक बोल रहे हो तो आप पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हो, और जब आप -1 -2 -3 सो ऑन अप टू -9 तक के बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इंटीजर्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं नेगेटिव और होल नंबर्स में। नेगेटिव इंटीजर्स को z माइनस से शो करते हैं और होल नंबर्स को w से। नेगेटिव इंटीजर्स जैसे मैंने अभी बताया, जब हम -1 -2 -3 से लेके अप टू -nth टर्म तक की बात कर रहे हैं तो हम नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। और होल नंबर्स क्या होता है ये आपको पता ही है। होल नंबर्स में जो हमारी काउंटिंग है, यानी जो नेचुरल नंबर हैं, उनके साथ ज़ीरो और ऐड हो जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स बनाते हैं। तो अब रियल नंबर्स में हमें करना है हमारा आज का टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। व्हाट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है यूनिक है, एक्सेप्ट इसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें क्या बताती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। क्लियर? किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्मेट में लिख सकते हो और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच दे अकर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सपोज मैंने आपको कोई नंबर दिया, मैंने आपको एक नंबर दिया, मैंने कहा लिखो 78। अब 78 कंपोजिट नंबर है? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 78 के फैक्टर्स जो होंगे वो मोर देन 2 होंगे। तो कोई भी नंबर जिसके फैक्टर मोर देन 2, 2 से ज़्यादा फैक्टर जब होते हैं तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है। अब 78 के जब आप फैक्टर बनाएंगे तो इसके फैक्टर्स हमारे बन जाएंगे 13 × 3 × 2। ठीक? आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि 13 × 3 × 2, 2 3 13 और 3 × 2 × 13, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? नहीं। हमारे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 13 आ रहा है। ये अलग बात है कि हमने इन तीनों स्टेप्स में इन फैक्टर्स के ऑर्डर, प्लेसेस चेंज कर दिए। यही कहते हैं हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अर्थमेटिक के जो भी नंबर है, जो कंपोजिट नंबर है, उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमेशा सेम रहता है। ये ऑर्डर यूनिक है। हाँ, ये ऑर्डर जिस फॉर्मेट में आता है, यानी ये जो ऑर्डर अपीयरेंस का है, ये रिपीटेड हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक रहेंगे, सेम रहेंगे। लेट्स डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सपोज मैंने आपको कहा क्वेश्चन, check whether 4 by raised to power n ends with 0 with the digit 0। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको बोला कि आप बताओ कि क्या 4 की पावर n कभी 0 पर एंड हो सकती है। इसका मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल मैंने n बोला 16। अब आपको बताना है कि 4 को जब हम 16 टाइम मल्टीप्लाई करते जाएंगे अप टू 16th टाइम, क्या कभी ये पॉसिबल है कि ये मल्टीप्लिकेशन करते करते जो आंसर आएगा वो आंसर ऐसा होगा कि लास्ट यूनिट डिजिट पर 0 होगा। ये हमें बताना है। हमने छोटी क्लासेस में डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखा था ना, तो उसमें हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 5 भी सीखी थी। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 में हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट के ऊपर 0 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। अगर ये 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 4 का 5 एक फैक्टर होना चाहिए। लेकिन 4 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 इंटू 2। 4 के फैक्टराइजेशन में 5 तो नहीं आता। इसका मतलब 4 raised to power n never ends with 0। क्लियर? एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक्सप्लेन why 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। आपको बताना है कि ये जो नंबर मैंने लिखा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एक कंपोजिट नंबर है। कैसे करेंगे? दोनों तरफ हमने देखा 13 कॉमन है, आपने निकाल लिया। 13 के अलावा जो आपके लेफ़्ट साइड में बच रहा था वो 7 इंटू 11 है, प्लस आपके राइट साइड में 13 कॉमन निकाल चुके हैं, 1 बचा। आपने ब्रैकेट सॉल्व करी, 11 इंटू 7 77 प्लस 1 हमारा हो गया, ये यहाँ कर लेते हैं 13 इंटू 78। अब फर्दर 78 को भी अगर फैक्टराइज करना चाहें तो कर सकते हैं ना। फैक्टराइजेशन क्या होगा 78 का हमारे पास? 13 इंटू 3 इंटू 2, यानी 13 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2। अब आप अगर देखें तो वापस यही आ रहा है ना मेरे पास, 13 स्क्वायर 11 7 था 77। ठीक, तो हमने ये देखा कि यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन हुआ उसके अंदर जो हमारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आए वो तो हमारे हमेशा सेम रहे। हाँ, इनका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, और यही है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे LCM एंड HCF बेस्ड ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन। टिल देन, गॉड ब्लेस।